हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है इकोनॉमिक्स लॉस एज जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि आर्थिक नियम मानव व्यवहार के सामान्यीकरण के लिए के रूप में किस तरीके अपना कार्य करता है और वह हमारे दैनिक जीवन में हमें कहां पे लाभ देता है, कहां पे हानि देता है। यह सारी चीजें हम आर्थिक नियम के अनुसार ही मानव के व्यवहार में हम इसे तब्दील करते हैं और उन्हीं के द्वारा हम कुछ ऐसी चीजों को सीखते हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो इसमें मानव के व्यवहार परिवर्तन लेता है और वहां पे किस तरीके वह कार्य करता है, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कराने चल रहे हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आर्थिक नियम। ठीक है, आर्थिक नियम किस तरीके कार्य करता है मानव के व्यवहार और उसके क्या कहते हैं जीवनचर्या में, वह किस तरीके इन्वॉल्व होता है, यह आपके आर्थिक नियम के द्वारा ही अध्ययन करके आप उसकी सही जानकारी कर सकते हैं। तो आर्थिक नियम मानव व्यवहार की प्रवृत्तियों के सामान्यीकरण है जो यह बताते हैं कि लोग कुछ निश्चित आर्थिक स्थितियों जैसे मूल्य परिवर्तन, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मानव के जो एक आर्थिक नियम में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह उसके एक तरीके से अगर देखा जाए तो मूल्य के उतार चढ़ाव में जो परिवर्तन होता है वह भी आर्थिक नियम के अनुसार ही आता है छात्रों। मतलब मूल परिवर्तन या आय में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, भौतिक विज्ञान के नियमों के विपरीत लागू होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का ही एक तरीके से हिस्सा और पार्ट होता है जो उसी पे अपनी प्रतिक्रियाओं को करता है और अपनी मानव व्यवहार में लाकर उसका उपयोग करता है। तो फिर उसके बाद आर्थिक नियम और व्यवहार के सामान्यीकरण के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, इसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जो पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो आर्थिक नियम मुख्य रूप से मनुष्यों के आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मानव व्यवहार का अध्ययन हम उसके आर्थिक नियम के अनुसार और उसके आर्थिक व्यवहार का विशेष रूप से हम विश्लेषण करते हैं, न कि निर्जीव वस्तुओं का। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे जीवित वस्तुएं हैं उस पे हम अपने मानव के व्यवहार का एक तरीके से विश्लेषण करते हैं और ये सारी चीजें जो है आपके निर्जीव वस्तुओं पर लागू नहीं होती हैं। उसके बाद सामान्य प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज जो है हमारी क्या होती हैं, हमारे क्या कहते हैं मानसिक चीजों में हमारा किस तरीके परिवर्तन होता है, हमारी सोच क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, वो हम एक सामान्य रूप से आर्थिक नियमों पर लागू करते हैं। जैसा ये नियम पूर्ण नहीं होते हैं बल्कि मानवीय व्यवहार की सामान्य प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। जैसे कीमत घटने पर मांग बढ़ती जाती है। अगर आप किसी भी वस्तुओं की अगर कीमत आप घटाते हैं तो वह वस्तु की मांग हमेशा बाजार में बढ़ती चली जाती है।
फिर उसके बाद आता है परिणामों का मापन जो है। जैसे कि हम अपने मानव व्यवहार में अगर हम किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ाते हैं तो उस वस्तु का जो है मांग घट जाएगा। अगर उस वस्तु का हम क्या कहते हैं कीमत को घटाते हैं तो उस वस्तु का मांग बढ़ता चला जाता है, और जो व्यक्ति उस वस्तु का निर्माण करता है और उसे आर्थिक रूप से मानव के व्यवहार में लाके उसको उपयोग करता है, वह जो है उस वस्तु का एक तरीके से उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है और वह आगे चल के एक बहुत बड़ा ब्रांड रूप ले लेता है, जो हमारे मानव व्यवहार और मानव के बिहेवियर को हमेशा परिवर्तन कहता रहता है और उनके विचारों को हमेशा एक तरीके से अच्छे नए विचारों को प्रस्तुत करता रहता है, जो आपके आर्थिक नियम के अनुसार ही हम उसे अध्ययन करके हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते रहते हैं। फिर उसके बाद परिणामों का मापन हम कैसे करेंगे? अगर किसी चीज का छात्रों हमने विश्लेषण किया, किसी वस्तु का हमने विश्लेषण किया कि अगर हम इसकी कीमत को घटाते हैं तो इस वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, तो हमें किस तरीके वहां पे उस परिणाम के मापन करना है उसे हमें बतला रहे हैं कि यह नियम उन कार्यों से संबंधित हैं जिन्हें धन की कीमत के माध्यम से मापा जा सकता है। मतलब एक तरीके से अगर हम किसी परिणाम का मापन करते हैं छात्रों, तो वहां पे हम उसके कीमतों को घटाने पर तब हम उस वस्तु के माध्यम से उसका माप और परिणाम को निकालते हैं। फिर उसके बाद प्रकृति में अनिश्चितता जो है, ठीक है, मानवीय स्वभाव अनिश्चित है, इसीलिए आर्थिक नियम भौतिक जैसे गुरुत्वाकर्षण के समान सटीक नहीं होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति में अनिश्चितता हमेशा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन होता रहता है, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण में भी जो है एक तरीके से उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इसीलिए वहां पे प्रकृति में क्या अनिश्चितता हो रही है हम उसके भौतिक रूप से मापन कर पाएंगे, भौतिक रूप से उसका हम अध्ययन कर पाएंगे जो है। फिर उसके बाद सापेक्ष और सतर्क सशस्त्र जो है एक तरीके से रिलेटिव एंड कंडीशनल, ये नियम एक विशेष समय, मतलब यह नियम एक तरीके से सापेक्ष और सशर्त जो नियम होते हैं वह हमें एक समय पर ही उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये नियम एक विशेष समय और स्थान तक सीमित हो सकते हैं और तभी काम करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु का सापेक्ष और एक तरीके से सतर्क मतलब रिलेटिव एंड कंडीशनल चीजें अगर हम उसे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारी वस्तु का मांग गिरता जाता है और हमारे वस्तु का एक तरीके से जो एक मांग रहता है वह एक तरीके से घटते चला जाता है। फिर आता है अनुभवजन्य अवलोकन जो है, ठीक है, यह नियम बार बार अवलोकन और अनुभवों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह नियम बार बार अगर हम किसी चीज का अवलोकन करें, विश्लेषण करें, तो उस चीज का जो एक क्वालिटी है, मतलब उस चीज की जो शुद्धता है वह ऑटोमेटिक उसका शुद्धता में सुधार होता चला जाएगा। फिर आता है अस्थिर स्वभाव, मतलब मानव का जो बिहेवियर होता है, मानव का जो स्वभाव होता है वह किस तरीके अस्थिर स्वभाव में स्वभाव अस्थायी होता है, उसे हम कह रहे हैं कि मनुष्य का चुनाव समय मूड के साथ हमेशा बदलता रहता है, हमेशा परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि मनुष्य जिस विषय में ज्यादा गहराई से सोचता है उसमें कई उसे तथ्यों के नई नई तरीकों की जानकारी उसके दिमाग में उत्पन्न होती है और वह उस चीज को किस तरीके प्रयोग करना है वह सारी चीजें वह उसी जो है बिहेवियर, उसी स्वभाव के अनुसार उसे वह प्रेजेंट प्रैक्टिकल करके वह आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद
प्रयोगशाला का अभाव, कहीं कहीं पे प्रयोगशाला का भी अभाव होता है। तो अर्थशास्त्री समाज को एक बंद लैब में नियंत्रित उसे नहीं कर सकता है। अगर किसी भी समाज के मनुष्यों के व्यवहार का अगर विश्लेषण करना है तो उसे किसी बंद लैब में आप उसे विश्लेषित करके सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, सही विचार को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। विविधता है, जो नियम एक व्यक्ति पर लागू होता है वह शायद पूरी भीड़ पर लागू नहीं हो पाता है। फिर आता है कि मांग का नियम, मतलब मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। यह नियम कहता है कि यदि किसी भी वस्तु की कीमत गिरती है तो लोग उसे अधिक खरीदते हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम सस्ती चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब आकर्षित इस वजह से होते हैं कि कहीं पे हमें अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की कीमत अच्छे सही जो है कर में या सही रुपए में मिलने पर हम उस वस्तु की डिमांड को या मांग को बढ़ा देते हैं। अगर किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है उस वस्तु की कीमत या उस वस्तु का जो है एक तरीके से कीमत गिरती जाएगी। और यहां पे अगर किसी वस्तु की कीमत को अगर कम किया गया तो उस वस्तु का मांग बढ़ता जाएगा। तो यही आपके मांग का नियम है जिसके द्वारा हमारा बाजार अपना लगातार जो है निरंतर चलता रहता है और नई नई वस्तुएं बाजार में एक तरीके से आती रहती हैं और लोग मानव व्यवहार या मानव के मानवीय प्रवृत्तियों के द्वारा मनुष्य उसे खरीदता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपवाद जो है, कहीं कहीं पे कुछ चीजों पर अपवाद भी होता रहता है। विलासिता की वस्तुएं जैसे हीरा या प्रतिष्ठित सूचक वस्तुएं जहां कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कहीं कहीं पे अपवाद भी होता है कि कुछ वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर या विलासिता की चीजों को लेने पर जो है वहां पे मांग बढ़ती चली जाती है। असमान सीमांत उपयोगिता के नियम, लॉ ऑफ डायनेमिक एंड मार्जिनल यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि कम जो है होती चली जाती है। जो आपको संतुष्टि मिलती है कि अगर हम किसी अच्छी वस्तु को कम रुपए में अगर खरीदते हैं छात्रों तो वहां पे मुझे बहुत ही अच्छी जो है अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छा मुझे लगेगा कि वहां पे हमें किस तरीके की संतुष्टि मिली कि कम पैसे में अच्छी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई जो है, तो वहां पे आपको अच्छी संतुष्टि फीलिंग आएगी अंदर से कि हमने कम कीमत पे अच्छी चीजों को प्राप्त किया। फिर उसके बाद आर्थिक नियमों की जो श्रेणियां होती हैं उसे हम बतला रहे हैं कि प्रोफेसर मार्शल और अन्य अर्थशास्त्रियों ने इन नियमों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, शुद्ध मनोवैज्ञानिक नियम जो है, ठीक है, जैसे उपयोगिता का नियम। तकनीकी नियम जैसे उत्पादन के लिए नियम। फिर सामाजिक और संस्थागत नियम जैसे बैंकिंग या कर टैक्स से जुड़ी नियम। ये सारी तीनों जो है आर्थिक नियमों की श्रेणियों को आगे बढ़ाती हैं और ये जो है एक तरीके से इन्हीं नियमों पर आपका एक तरीके से आर्थिक नियम लगातार चलता रहता है। फिर उसके बाद आता है कि सरकार जानती है कि टैक्स बढ़ाने पर सामान्यतः लोग कम खर्च करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनियां जानती हैं कि सेल डिस्काउंट बढ़ाने पर भीड़ ज्यादा जो है आएगी, वस्तुओं का क्रय विक्रय ज्यादा होगा जो है। फिर आता है आर्थिक नियम बनाम प्रकृति नियम क्या होते हैं जो आपके आर्थिक नियमों की ओर अपनी
मानव व्यवहार को, मानव की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाता है और उसे संतुष्टि दिलाता है। तो प्राकृतिक नियम, फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नियम निश्चित और अपरिवर्तनीय होते हैं। इनके विपरीत आर्थिक नियम सापेक्ष, रिलेटिव होते हैं, क्योंकि ये हमारे आर्थिक नियम जो है प्रकृति को भी जो है एक तरीके से प्रभावित करती हैं। अनिश्चितता का अभाव, मनुष्य मशीन नहीं है, वह भावनाओं, परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय को बदलता रहता है। क्योंकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो मनुष्य का एक व्यवहार है वह समय समय पर और एक निश्चित प्राथमिकता पर यह अपना परिवर्तन करता रहते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। आर्थिक नियम यह बताते हैं कि औसत दर्जे का व्यक्ति एक विशेष परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करेगा और अपनी वस्तु को किस तरीके वह बाजार में लोगों को लुभावने के तरीके क्रय करेगा और अपने को लाभ प्राप्त करेगा। सेटरिस पेरिबस जो है एक तरीके से इनकी जो भूमिका है हमारे आर्थिक नियमों में, आर्थिक नियमों के साथ हमेशा एक शर्त जुड़ी होती है, अन्य बातें समान रहने के लिए। फिर उसके बाद मांग का नियम कहता है कि यदि कीमत गिरती है तो मांग बढ़ेगी, लेकिन यह तभी सच होगा जब उपभोक्ता की आय, पसंद, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक का नियम तभी जो है सक्सेस हो सकता है या उस पे जो है कार्य कर सकता है जब उसकी कीमतें और वहां के मानव के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस वस्तु की कीमत की मांग अगर गिरती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, और अगर मांग वहां पे अस्थायी होता है अन्य वस्तुओं का तो वह एक तरीके से मानव के बिहेवियर को या मानव के व्यवहार को अच्छे तरीके से संतुष्ट करता है। मानव व्यवहार के सामान्यीकरण, आर्थिक नियम सामाजिक व्यवहार के विवरण मात्र में है, उन्हें सामान्यीकरण एक तरीके से माना जाता है। तर्क संगता, रेशनैलिटी जो है हमारे जो एक तरीके से छात्रों हमारी तर्क संगता होती है। अर्थशास्त्र यह मानकर चलता है कि मनुष्य तर्क संगत है, वो हर चीजों में तर्क करता है। हर कीमतों में अगर आप उस कीमत को ज्यादा बताते हैं तो जो हमारे क्या कहते हैं अर्थशास्त्री हैं वह कहते हैं कि इसकी कीमत को एक तरीके से अच्छी कीमत आप बताएं तभी हम इस वस्तु का क्रय और विक्रय कर पाएंगे, और वह अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। मतलब अपने लाभ को अधिकतम वो जो है अर्जित करने की हमेशा जो है कोशिश में लगा रहेगा। सामूहिक उसका जो व्यवहार होगा उसे हम बतला रहे हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति अजीब निर्णय ले सकता है, लेकिन जब हम पूरे समाज को देखते हैं तो एक स्पष्ट पैटर्न या सामान्य व्यवहार उभर कर आता है। मतलब जो सामूहिक जो हमारा व्यवहार है, अगर कोई व्यक्ति बाजार में अगर आता है और हमारा अगर कोई वस्तु अगर हमें वहां पे अगर बेचने के लिए अगर हम उसको बैठे हुए हैं तो वहां पे जो कस्टमर हमारा आएगा उसे हम उसके व्यवहार और उसके स्वभाव के अनुसार हम अपनी वस्तु को उसको ऊपर जो है वो उसे हम कहेंगे कि आप हमारी वस्तु को लीजिए और हमें कुछ न कुछ आय प्राप्त हो, जो है लाभ प्राप्त हो। सांख्यिकी जो संभावना है, ये नियम गारंटी नहीं देते बल्कि एक उच्च संभावना को व्यक्त करते हैं जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आर्थिक नियमों को लागू करते हैं और मनुष्य अपने मानवीय व्यवहार के द्वारा उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते चले जाते हैं जो है और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।